वाराणसी का सप्तसागर मंडी इस समय चर्चा में बना हुआ है और उसकी वजह है शुभम जायसवाल, यानी कोडिन युक्त कफ सिरप फेंसाडिल में जो डील करता है और जिस पर 100 करोड़ से ज्यादा के दवा की तस्करी का आरोप है। बताया जा रहा है कि वो इस समय दुबई में है। उसका सहयोगी अमित सिंह टाटा लखनऊ में गिरफ्तार हो चुका है। एसटीएफ ने उसकी गिरफ्तारी की और इस प्रकरण में लगातार एक के बाद एक डेवलपमेंट होते जा रहा है। नया डेवलपमेंट यह है कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह का नाम जैसे इस प्रकरण में आया, उन्होंने सीबीआई जांच की मांग कर दी। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य आज बनारस में थे। हमने उनसे सवाल किया कोडीन युक्त कफ सिरप के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की क्या उनका स्टैंड है सरकार का। तो उन्होंने कहा कि हम इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। तो हम अब कोशिश कर रहे हैं, सप्तसागर मंडी में इस समय हम मौजूद हैं। सप्तसागर मंडी के जो दवा व्यवसायी हैं, दवा व्यवसाय से जो जुड़े हुए लोग हैं, जिनकी 2-2, 3-3 पीढ़ी दवा व्यवसाय में गुजर गई, वो इस पूरे मामले पर क्या विचार रख रहे हैं, ये समझने के लिए हम ऊपर आ जाइए। हम इस समय सप्तसागर दवा मंडी में हैं। सप्तसागर दवा मंडी यानी पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी। और किधर आ जाइए आप, हमारे साथ संदीप जी हैं, संदीप चतुर्वेदी जी हैं, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट फेडरेशन उत्तर प्रदेश में ये अध्यक्ष हैं सर आप। हाँ, तो इस समय तो सप्तसागर दवा मंडी के हर व्यवसायी को देखकर यही लग रहा है कि फेंसाडिल या करोड़ों के आसामी, हर दवा व्यवसायी यहाँ करोड़पति है क्या? ऐसा नहीं है, प्रचारित ज्यादा हुआ है। देखिए बनारस में एक रिवाज है, बनारस में क्या पूरे पूर्वांचल का है कि अपनी बुद्धि और दूसरे का पैसा उसको चौगुना नजर आता है। तो हर पूर्वांचल का आदमी इस समस्या से ग्रसित है। और बताएं आप। तो ये जो कोडीन युक्त कफ सिरप का मामला है, हम बात कर रहे हैं शुभम जायसवाल की। इसी सप्तसागर मंडी में वो अपनी दुकान खोला। इसी सप्तसागर मंडी से देखते ही देखते बताया जा रहा कि वो 2000 करोड़ का आसामी बन गया। तो ये इतना आसान है क्या कि फेंसाडिल बेचे और 2000 करोड़ रुपए कमा के अरबपति हो गए? क्या है पूरा मसला? आप लोग इस पर क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों से बेहतर कोई बता नहीं सकता। ठीक बात है, अच्छा क्वेश्चन किया आपने, धन्यवाद इसके लिए। देखिए दवा ट्रेड में दवा का मार्जिन भारत सरकार निर्धारित करती है। रिटेलर का 16% और 20%, होलसेलर का 8% और 10%। दवा कारोबारी को लाइसेंस जारी करती है सरकार। वो हर महीने जीएसटी जमा करता है, साल में इनकम टैक्स जमा करता है। अब वो दवा व्यवसाय से बहुत से दवा वाले खेत खलिहान वाले भी हैं, जिनको कृषि योग्य भूमि उनके पास है, उनको टैक्स नहीं देना पड़ता। इस ट्रेड में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अन्य बानों का भी कारोबार करते हैं। कोई शराब से जुड़ा हुआ है, कोई शराब व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, कोई होटल व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। तो पर्टिकुलर ये मान लेना कि इसने मान लिया इतना पैसा पैदा किया, जैसा आप लोग बता रहे हैं, तो खाली इसी व्यवसाय से पैदा किया, तो ये हमारे गले नहीं उतर रहा है। गले नहीं उतर रहा है। तो 100 करोड़ का कफ सिरप मंगा लेना और 100 करोड़ का कफ सिरप पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में बेच देना, झारखंड पश्चिम बंगाल बांग्लादेश मध्य प्रदेश तक लोग बता रहे हैं बेच रहा। तो ये कैसे कर गया? जब इतना पैसा नहीं है तो 100 करोड़ का आखिरकार वो मंगा कैसे ले रहा माल? देखिए 100 करोड़ कितने दिन में, उसका टाइम पीरियड देखिए। उसका होलसेल का लाइसेंस है। 100 करोड़ का उसने कफ सिरप मान लीजिए दूसरे स्टेट में भेजा या तीसरे स्टेट में बेचा, कितने दिन पे बेचा, समझ रहे कि नहीं? अभी हमारे संज्ञान में आया, अभी हाल ही में जब ये सब हल्ला गुल्ला मचा कि वो एक मल्टीनेशनल कंपनी का खुद भी स्टॉकिस्ट था। अभी 2024 में कंपनी ने प्रोडक्ट बनाना बंद किया। तब 100 करोड़ एक दिन में अगर कर लिया है तो मेरी नजर में तो मुजरिम है। और 100 करोड़ वो 10-12 साल पुराना उसका लाइसेंस है। अभी मंडी में लोगों ने बताया मुझे, आप लोग के आने की सूचना हुई तो मुझे ही बुलाया गया, तो उसका 10-12 साल पुराना लाइसेंस, मतलब 12 साल से वो इस व्यवसाय में है। हमारे ख्याल से 10-12 साल पुराना उसका लाइसेंस है। और कितने 50 स्टॉकिस्ट थे यहाँ पे, कंपनी ने बंद कर दिया, स्टॉकिस्ट ने मंगाना बंद कर दिया। इसके पूर्व भी एक बार कार्रवाई किया था ड्रग विभाग ने। हाँ। कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लाइसेंस दुकानदारों के निरस्त कर दिए थे, 50 के ऊपर संख्या थी। वो लोग हाई कोर्ट चले गए, विभाग ने उनकी मदद नहीं की। वो लोग हाई कोर्ट ने स्टे दिया, स्टे आज तक कायम है। तब ये 100 करोड़ का जो हल्ला मच रहा था, 100 करोड़ कितने दिन में का है, इसका टाइम पीरियड क्या है,
दवा का लाइसेंस दे पति नहीं कहा जाता कि आप इससे ज्यादा उसको नहीं बेचेंगे, उसकी कोई सीमा नहीं है। ये जांच का विषय है, जांच अधिकारी अपना लगे हुए हैं। जब फाइनल रिपोर्ट आए तो देखा जाए कि इसमें कहाँ घाव पल्ले हुआ है। अभी तो यहाँ अच्छे अच्छे पुराने दुकानदार समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई ये हो क्या रहा है, इतना अमाउंट कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, नहीं समझ पा रहा है इस बात। तो ये एक तो ये बता दीजिए कि फेंसाडिल जो दवा है, ये दवा क्या प्रतिबंधित दवा है? ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, ये सिर्फ बताया जा रहा कि नशे के लिए इसका उपयोग होता है। ये फेंसाडिल है क्या? देखिए, फेंसाडिल बड़ी पुरानी दवा है। इसको सबसे पहले मे एंड बेकर कंपनी बनाती थी। मे एंड बेकर ने इसको बेच दिया रोन पोलैंग कंपनी को, इस प्रोडक्ट को। रोन पोलैंग ने उसको बेच दिया निकोलस पिरामल को। निकोलस पिरामल से आ गया एबॉट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के पास। ये बहुत पुराना प्रोडक्ट है, और जब खांसी की दवाओं का लोग नाम भी नहीं जानते थे, तब का ये बहुत बड़ा ब्रांड था। और ये टीबी के मरीजों, खास तौर पर जिनकी खांसी नहीं रुकती थी, उस वक्त हमारी लड़कपन की बात है कि शहर के बड़े बड़े डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते थे। अब चूंकि युग जमाना बदल गया है, अब दवाई कितनी बढ़िया उससे किसी को कोई मतलब नहीं है, डॉक्टर ने क्या लिखा इससे मतलब है। वो जमाए प्रोडक्ट था। अब उस पर किसकी दृष्टि लग गई, किसने उस पर कोलंबस की तरह खोज कर ली कि भाई इसको पीने से नशा होता है। वो क्या होता है, जांच का विषय है। एजेंसियां सब लगी हुई हैं, कुछ न कुछ निकालेंगे उसका रास्ता कि भाई क्यों पीता है। ठीक है। अभी मंडी में एक सज्जन कह रहे थे कि साहब इस्लाम में शराब हराम है, हाँ, तो ये लोग बांग्लादेश में इसको शराब के तौर पे पीते हैं। अच्छा, हाँ। ये बांग्लादेश का कनेक्शन है फेंसाडिल, ऐसा दुकानदार ने बताया आज हमें। हाँ। हंस के ही बताया। हाँ। हम कहा यार ये कौन पीता है कि शराब, तो अगर शराब होता है तो जो शराबी तो हर धर्म में है। बोले नहीं साहब, इस्लाम में उसको हराम कहा गया है। हाँ, इस्लाम में शराब हराम है। हराम है। हाँ। तो ये बांग्लादेश को दवाई के नाम पे पी जाते हैं। हाँ। इसलिए ये विभिन्न रास्तों से होते हुए वहां पहुंच जाती है। अब अंदर की बात तो जो तमाम एजेंसियां लगी हुई, जांच में क्या आता है, कैसे पहुंचती है, ये तो लोग बताएंगे आने वाले समय में। हम लोग भी देख रहे हैं उसको, पूरी मंडी हद पौधों के देख रही है। इस पूरे घटनाक्रम से अगर किसी का नुकसान हुआ है तो इस मंडी का हुआ। बहुत नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ। अच्छा, ये मंडी में इससे पहले ऐसा संकट कभी आया? नहीं, संकट दूसरे तरीके के आते थे। पूर्व की सरकारों में लॉ एंड ऑर्डर के संकट आते थे। हाँ। व्यापारी लूटा जाता था, उसकी जान ले ली जाती, सब होता था। क्रेडिबिलिटी का संकट है। अब ये क्रेडिबिलिटी का संकट है। अब वो दुकानदार जब भी आता है, बाहर के जिलों से आता है, देखता है कि जांच वाले घुसे हुए हैं, पुलिस घुसी है, मीडिया वाले घुसे हैं, तो बेचारा सोचता है पता नहीं कौन बवाल में हम फंसे ऊपर निकल ले रहा है। तो सबसे बड़ा संकट आया, सेल में भारी गिरावट आई मंडी के। हम लोगों ने फेंसाडिल एपिसोड की वजह से, शुभम जायसवाल की वजह से सेल में भारी गिरावट आई है। इस प्रकरण जो चल रहा है, वर्तमान प्रकरण चल रहा है, पूरे मीडिया में चल रहा है, इससे सफसागर मंडी को बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान हुआ। कितना क्या नुकसान हुआ होगा भाई? देखिए, पूरे जनपद की हम बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर मंडी की बात नहीं कर रहे हैं। तो 5 से 5.5 करोड़ का रोज का टर्नओवर है बनारस जनपद के दवाओं का, उनसे सब मिला के। तो आप मान लीजिए क्या है, अभी क्या है, दुकानदारों से मैं आया, 10-20 दुकानदार मिले, हमने कहा भाई क्या है, कैसा चल रहा है। कोई कह रहा है कि साहब 40% गिरावट आ गई, कोई कह रहा है कि 65% गिरावट आ गई, कोई कह रहा है 30% गिरावट, 50% के आसपास है गिरावट आई है। गिरावट आई। हाँ। अब मुझे बताइए कि शुभम जायसवाल जो 10-12 साल से इस व्यवसाय में आया, आप कितने साल से इस व्यवसाय में? मेरी तीसरी पीढ़ी है। आपकी तीसरी पीढ़ी है? हमारा 1934 का एस्टेब्लिशमेंट है। 1934 का एस्टेब्लिशमेंट। तो 10-12 साल पहले एक लड़का आता है जिसकी उम्र 30-32 साल है, और वो कार गिफ्ट कर देता है, 2.5-3 करोड़ की कार गिफ्ट कर देता है। सुनी सुनाई बात है। एसटीएफ जांच कर रही है इस बात की कि 3-3.5 करोड़ की कार गिफ्ट कर देता है। हाँ, वो किसी को भी लाइसेंस दिला के करोड़पति बना देता है। तो 10-12 साल पहले एक लड़का आया, 30-32 साल उम्र है उसकी, और वो कहा गया 2000 करोड़ का आसामी हो गया। तो सर, आप तो तीसरी पीढ़ी है, 3 पीढ़ी से हैं, तो 10,000 करोड़ से तो कम नहीं होना चाहिए आपके पास। भैया, स्कूटर मरम्मत कराना भारी पड़ जाता है। आप गाड़ी की बात कर रहे हैं। खैर, देखिए ऐसा है कि 10-12 साल पहले जो ट्रेड में आया, क्या उसने केवल दवाई ही बेची? वो शराब व्यवसाय से भी जुड़ा हुआ है, सुनने में आ रहा है। वो जमीन जायदाद काम से भी जुड़ा हुआ है, वो होटल व्यवसाय से भी जुड़ा हुआ है। तो अब ये सब चीजें सामने आए तो लेकिन मैं दावे के साथ करता हूँ कि विशुद्ध दवा का काम करके कोई इतना पैसा नहीं कमा सकता है।
न इतना फेम हासिल कर सकता है। 2.5-3 करोड़ की कार गिफ्ट कर देता है, सुनी सुनाई बात है। हाँ। एसटीएफ जांच कर रही है इस बात की कि 3-3.5 करोड़ की कार गिफ्ट कर देता है। हाँ, वो किसी को भी लाइसेंस दिला के करोड़पति बना देता है। तो 10-12 साल पहले एक लड़का आया, 30-32 साल उम्र है उसकी, और वो कहा गया 2000 करोड़ का आसामी हो गया। तो सर आप तो तीसरी पीढ़ी है, 3 पीढ़ी से हैं, तो 10,000 करोड़ से तो कम नहीं होना चाहिए आपके पास। भैया स्कूटर मरम्मत कराना भारी पड़ जाता है। आप गाड़ी की बात कर रहे हैं। खैर देखिए ऐसा है कि 10-12 साल पहले जो ट्रेड में आया, क्या उसने केवल दवाई ही बेची? वो शराब व्यवसाय से भी जुड़ा हुआ है, सुनने में आ रहा है। वो जमीन जायदाद काम से भी जुड़ा हुआ है, वो होटल व्यवसाय से भी जुड़ा हुआ है। तो अब ये सब चीजें सामने आए तो लेकिन मैं दावे के साथ करता हूँ कि विशुद्ध दवा का काम करके कोई इतना पैसा नहीं कमा सकता है, न इतना फेम हासिल कर सकता है। शुभम जायसवाल ने सप्तसागर मंडी पर दवा व्यवसायियों पर कलंक लगा दिया, सही है? भाई ये कहना अब जल्दीबाजी होगी। जांच रिपोर्ट जब तक नहीं आ जाती है कैसे कहा जाए कि वो गलत है कि सही है? आप इसका मतलब शुभम के साथ खड़े हैं? नहीं, आप मेरी बात, शुभम जायसवाल लाइसेंसी दुकानदार हैं, 12 साल पुराने हैं। हाँ। जो भी दवा का वैध लाइसेंस धारक है वो हमारे एसोसिएशन का, फेडरेशन का सदस्य है। ठीक है। मीडिया में हम लोग भी पढ़ रहे हैं। हाँ। कि साहब ये गाड़ी दे दी, घोड़ा दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया। हाँ। तो इतनी प्रतिभा तो ईश्वर में हो सकती है, किसान में नहीं हो सकती। हाँ। अब आप कहिए कि आप उसकी पैरवी कर रहे हैं। हाँ। मेरा इससे कोई नाता रिश्ता नहीं है। हाँ। और न मैं उसकी कोई पैरवी तो कर रहा हूं। शुभम जायसवाल, मेरा एक और कहना है हाँ। कि अगर जांच में वो दोषी पाया जाता है तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की सुसंगत धाराओं में उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और जनता में मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि कितना भी ताकतवर हो कानून के शिकंजे से नहीं बचे। ठीक है, अभी भी वो एसोसिएशन का मेंबर है, ये बता रहे संदीप चतुर्वेदी जी। अब मेरा सवाल है आपसे कि कोई और है जो पर्दे के पीछे से खेल रहा है? शुभम जायसवाल एक फेस है भाई, रोज नए नए तरीके के वीडियो आ रहे हैं। हाँ। तमाम लोगों के, बड़े बड़े लोगों के साथ उसकी फोटोएं आ रही हैं, ये आ रहा है, वो आ रहा है। तो जो आपकी स्थिति हो हमारी स्थिति है। हाँ। अब उनसे ससुर से मतलब कोई सामना हो तो पूछे कि भैया ये सब क्या हो। कभी बातचीत हुई उससे? इधर 2 महीने से तो नहीं हुई। हाँ। 2 महीने पहले हुई थी। हाँ। इसी मंडी में हुई थी। हाँ। वो अपनी उसकी दुकान आगे यहीं पे है। अरे तो वो महंगी महंगी गाड़ियों से चलता था उसका, वो गायघाट में एक साधारण घर में पूरा परिवार रहता था। अब बादशाह बाग कॉलोनी में बादशाहों की तरह रह रहा था। तो आप लोग पूछे नहीं? आप तो अभिभावक है, पूछना चाहिए था ना इतना पैसा कहाँ से आ रहा? देखिए दवा ट्रेड में, हाँ, अगर मान लीजिए 100 दवाई वाले हैं, हाँ, तो मान के चलिए कि 50-60 के पास 4 व्हीलर है। सिर्फ 4 व्हीलर की बात नहीं, महंगी महंगी गाड़ियां हैं, कई गाड़ियां हैं उसके पास। भैया मैं तो कभी बैठा नहीं उसकी गाड़ी पे। हाँ। ना मैंने उसको भी गाड़ी में देखा। हाँ। अभी आज ही बताया कि साहब उसकी बुलेट प्रूफ गाड़ी थी। हाँ। तो अब ये तो भाई जो बैठा है जिसने देखा है वो बताएगा। हाँ। रही बात गाड़ी की तो अच्छी गाड़ियां दवाई वालों के पास है। इस तरह की घटनाओं में ड्रग डिपार्टमेंट की भी भूमिका संदिग्ध होती है, आपको लगता है? देखिए ड्रग डिपार्टमेंट 2015 जुलाई से ऑनलाइन लाइसेंस बना रहा है और उनका नवीनीकरण करता है। उसके बाद तो प्रदेश में सपा की सरकार थी, वो लाए थे, उसमें बड़ी खामियां थी। भाजपा की सरकार ने 1 जनवरी 2018 से उसको और परिमार्जित किया, उसको कसा कि कोई इसमें जो है इसका दुरुपयोग न कर पाए। उसके बाद फिर 2021 में उसमें थोड़ा सा उन्होंने और उसको कसा, 2023 आते आते और कसा उसको। तो ये मान के चला जाता है कि भाई इतना उन्होंने कस दिया है कि लाइसेंसिंग जो जारी हो रहा है उसमें जगह की फोटो जीपीएस मैप कैमरे की लग रही है विगत 6-7 साल से। हाँ। जीपीएस मैप से। और ड्रग इंस्पेक्टर लाइसेंस देने के पहले उसको देखने जाता है। अगर वो 110 स्क्वायर फुट से कम है तो फाइल उसकी वो रिजेक्ट कर देता है। उसकी 3000 की ट्रेजरी भी दान हो जाती है, उसका ऑनलाइन का पैसा भी दान हो जाता है। तो फिर कैसे लाइसेंस मिलते गया? और जब भौतिक सत्यापन किया गया तो कहीं नमकीन बिक रहा है, कहीं दुकान बंद है, मैक्सिमम दुकानें बंद हैं जो लाइसेंस लेकर बैठे हुए लोग हैं। एकदम आपका कहना ठीक है। हाँ। भाई वो आए, उन्होंने देखा कि ये दुकान 110 स्क्वायर फुट से मानक पूरा कर रही है। हाँ। फ्रिज है, रैक है, साइन बोर्ड है, सब कुछ उसको दिख रहा है और कागज पत्र उसके सब सही है, किराएदारी ठीक है, फ्रिज है, कंप्यूटर है, सब कुछ है। उसने लाइसेंस निर्गत कर दिया। अब निर्गत होने के बाद उसने वो धंधे नहीं किया। हाँ। हाँ। वो नमकीन बेचने लगा। हाँ। कपड़ा बेचने लगा। और जैसा आप बता रहे हैं, हाँ,
ये बिना पिल पूर्जे का काम करने लगा। हाँ। उसके आगे अभी देखिए रोहनिया में पकड़ाया। हाँ। तो वहाँ दवाओं का भंडारण आप जहाँ भी करेंगे उससे पहले लाइसेंस लेना पड़ता है गोदाम का। हाँ। वो तो जिम था। तो भाई जिसने दिया जिसका वो जगह उसको उठा के बंद करे पहले। तो आप अभी भी, लेकिन चतुर्वेदी जी, ऐसा लग रहा है कि आप शुभम जायसवाल को गलत, सीधे सीधे गलत नहीं बता रहे हैं। मेरी बात सुनिए, अब हम गलत सही करें, न्यायालय दोषी देगी तब ना। न्यायालय उसको दोषी दे, हम भी दोषी मान लेंगे, सदस्यता खत्म कर देंगे उसकी। हाँ, अभी भी वो सदस्य है, आपके एसोसिएशन का सदस्य है। हाँ, चलिए, आप भी इसी मंडी से हैं सर? हाँ। तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप शुभम जायसवाल को? शुभम जायसवाल को तो खैर हम लोग जब नाम आया तभी जान पाए। हाँ। लेकिन जो ये प्रक्रिया चल रही है, जिस हिसाब का मतलब यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं ग्राहक, वो आ नहीं पा रहे हैं। हाँ। 20 दिन से जो ये माहौल है, हाँ। मतलब सरकार को ये करना चाहिए, प्रशासन को ये करना चाहिए कि आकर के आप पूछताछ करे और चली जाए। 20-20 तरह के मतलब प्रशासनिक अधिकारी, तमाम अधिकारी लोग यहाँ आ रहे हैं, जिससे कोई ग्राहक मंडी के अंदर आ नहीं पा रहा है। जिससे ये समझ लीजिए हम लोग जैसे छोटे व्यापारी, वो व्यापार करने में बड़ी असुविधा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सुबेरे आ जाइए 11 बजे, शाम को 6 बज जा रहा है, कोई ग्राहक नहीं चढ़ रहा है। ऊपर से फोन करके अलग पूछ रहे हैं क्या भैया, तो क्या बताया जाए उनको, क्या भैया। डर का माहौल है, बहुत ज्यादा डर का माहौल है। यहाँ पे कोई आना नहीं चाहता बाहर का। और ये मंडी पूरे बाहर पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी है और इसी पे टिकी है। और यही कारण था कि हम लोग ने अपने अध्यक्ष जी को ये बात कही कि भैया कुछ इसमें कुछ करिए कि हम लोग का माहौल जो है यहाँ का सही हो। और कोई ना कोई कभी ना कभी आ जा रहा है, व्यापारी नहीं हो पा रहा। आप कुछ कहेंगे भैया? मैं यही कहना चाहता हूँ, जो यहाँ व्यापारियों का उपजुलन हो रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, तरह तरह से लोग आ रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गेहूं के साथ खून भी पिसा रहा है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इसकी जांच करवाएं और सत्य जो है वो सामने लाएं। जो सही अपराधी हैं उनको जेल के पीछे भेजा जाए। अब ये बताइए सर कि इस पूरे मामले में, जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि अभी भी वो एसोसिएशन का सदस्य है और न्यायालय तय करेगा कि वो दोषी है या नहीं, लेकिन जो स्थिति बनी हुई है उसके लोग गिरफ्तार हुए। पूर्व सांसद को कहना पड़ गया कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। आप लोग इतने पुराने व्यापारी हैं, आप लोग इस प्रकरण में सरकार से क्या मांग करेंगे? सीबीआई जांच होनी चाहिए? बिल्कुल जांच होनी चाहिए और उसकी आड़ में अगर कोई अपराध किया है तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसकी आड़ में अन्य व्यापारियों को प्रताड़ना नहीं होनी चाहिए। उनको सुचारू रूप से व्यापार करने देना चाहिए, क्योंकि इस समय स्थिति ये हो गई है कि अन्य और बहुत से व्यापारियों को उसमें लपेटे में लिया जा रहा है। वो गलत है। बुग्गा जी क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? तो बनारस की छवि भी बहुत खराब हुई। ऐसा लग रहा है कि बनारस नशे का गढ़ बन गया है ना। बनारस के ही तार जुड़े हैं झारखंड, बिहार और बांग्लादेश तक, पश्चिम बंगाल के जरिए। तो क्या कहना चाहेंगे? बनारस की क्रेडिबिलिटी पर साख है, प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। देखिए, मैं साफ शब्दों में कहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में और योगी जी की राज में अगर कोई गलत कर रहा है और किया है तो वो बचेगा नहीं, वो बुलडोजर में जाएगा। लेकिन इसकी जांच कायदे से होनी चाहिए और जितने दोषी हैं सबको बंद करना चाहिए और 4 साल के अंदर 2-4 हजार करोड़ रुपया कमा लेना, जैसा सुना गया या जैसा पता लगा, गाड़ियां बटी, फला बटा फला हुआ और इतनी गाड़ियों से चलता था। आखिर एक 4 साल में व्यक्ति कोडीन बेच के इतना रुपया कमाया और उसके बाद उसने 10 धंधे किए हों, लेकिन बेस तो उसका यही था। आज जो रोहनिया पे माल पकड़ा गया वो कितने का था, आप इससे अंदाजा लगाइए। जगह जगह उसने लोगों को ये पिला के लोगों को नशे की आदत डाली। ऐसे लोगों के ऊपर इतनी धाराएं लगनी चाहिए कि जीवन भर जेल के अंदर रहे, बाहर न निकले। आपसे आखिरी कमेंट लेंगे, सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए, करेंगे? अरे भाई, हर हाल में होनी चाहिए। जनता भी चाहती है कि दूध और पानी अलग अलग हो। हाँ। ये कौन लोग हैं? हाँ। हैं तो आप ही के लोग हैं, तो दवा व्यवसायी है, आप ही के मंडी के लोग हैं। आप भी पूछेंगे कि कौन लोग हैं? आपके एसोसिएशन का सदस्य है अभी भी। मेरी बात सुनिए। हाँ। मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। हाँ। और 2022 से हूँ प्रदेश का। हाँ। और 1994 से मैं जिले का महामंत्री हूँ। हाँ। अभी खबरें आ रही है कि झारखंड, हाँ। मध्य प्रदेश, हाँ। बांग्लादेश, बंगाल, तो मैं राष्ट्रीय नेता नहीं हूँ। आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल करते हैं, होना चाहिए।
जो व्यापारी इसमें नहीं है उनको प्रताड़ना नहीं होनी चाहिए और किसी भी तरह से ये काम बंद होना चाहिए और इसमें लिप्त सभी लोगों को दंड मिलना चाहिए। तो इस पूरे मामले में अब जानकारी ये मिल रही है कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने सीबीआई जांच की मांग की है। शुभम जायसवाल के बारे में जानकारी मिल रही है कि वो दुबई में है। जो अध्यक्ष हैं केमिस्ट एंड ड्रग्स फेडरेशन के, वो ये कह रहे हैं कि जब तक न्यायालय से सजा नहीं होगी तब तक आप उसको कैसे आरोपी बता सकते हैं, कैसे उसको आप अभियुक्त बता सकते हैं। वो अभी भी एसोसिएशन का सदस्य है। तो एक लड़का जो हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज में पढ़ता था, 4-5 लड़कों के साथ ब्लू बॉयज नाम से एक गैंग बनाकर तफरी लेता था, 10-12 साल पहले दवा व्यवसाय में आता है और 2000 करोड़ से ज्यादा का एक आसामी बन जाता है। लोगों को 3-3, 4-4 करोड़ की गाड़ियां गिफ्ट करता है और सुनने में तो यहां तक आ रहा है कि वो बनारस के शहर दक्षिणी से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। पंचायत चुनाव में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को लड़ाने की तैयारी में था। तो आप समझ लीजिए कि इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे मामले में कितने लोग शामिल हैं, जड़ें कहां तक हैं, ये मामला बेहद गंभीर है। लिहाजा अब सब सागर मंडी के दवा व्यवसायी भी कह रहे हैं इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।